नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पे। दोस्तों, हमने जो एचएसएससी के ऑनलाइन पेपरों की जो सीरीज चलाई हुई ना, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और जो ऑनलाइन जो पेपर हुए ना हरियाणा के एचएसएससी के, उसी में अगला सेट, उसी कड़ी में अगला सेट करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हरियाणा के ऑनलाइन पेपरों में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कौन सा, वो आया हुआ है दोस्तों कि हरियाणा है ना कौन से संविधान संशोधन के तहत ना और कौन से नंबर का राज्य बना था। तो हरियाणा 18वें संविधान संशोधन के तहत ना, 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था। 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था हरियाणा। हरियाणा को 35.18% हिस्सा मिला था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हरियाणा को 35.18% हिस्सा मिला थी। एक एचएसएससी ने 2-3 बार पूछ लिया है। और हरियाणा बनाना तब हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? 19.96% थी। और इंडिया की कब कितनी थी? 27.7 थी तब। ये आपको गौर करना है। और हरियाणा का जो एरिया है ना, वो भारत का एरिया का कितना प्रतिशत है? 1.34% है। और हरियाणा की वर्तमान में जनसंख्या है ना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2.09% है इंडिया की। इतना इंडिया का हिस्सा हरियाणा है 1.34% और जनसंख्या में 2.09% है। यह आपको हरियाणा के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। अगला चलते हैं कि क्वेश्चन कौन सा था ऑनलाइन पेपर में। अगला था राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी के बारे में पूछ रखा था कि राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी कौन सी थी। राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी कौन सी थी? तो हरियाणा विशाल पार्टी थी। राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी। पहले देख लेते राव बीरेंद्र सिंह का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 20 फरवरी 1921 को। कहां हुआ था जन्म? यह हुआ था नांगल पठानी रेवाड़ी में। राव बीरेंद्र सिंह का जन्म नांगल पठानी 20 फरवरी 1921 को हुआ था। ये है ना राव तुलाराम के वंशज माने जाते हैं। राव तुलाराम के वंशज माने जाते हैं राव बीरेंद्र सिंह। और हरियाणा विशाल पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह क्या था? इसका चुनाव चिन्ह था उगता सूरज। क्या था? उगता सूरज था। यह पार्टी कब बनाई थी? 1967 में बनाई थी। और इस पार्टी का विलय कब किया था? 1978 में पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। पर इससे पहले भी ना राव बीरेंद्र सिंह ने पार्टी बनाई थी। पहले ये बताओ, राव बीरेंद्र सिंह, क्वेश्चन आ जाए, राव बीरेंद्र सिंह ने पहला चुनाव कब लड़ा था? तो ये करना आपको, राव बीरेंद्र सिंह ने पहला निर्दलीय चुनाव लड़ा था रेवाड़ी से। राव बीरेंद्र सिंह ने पहला चुनाव कब लड़ा? रेवाड़ी से लड़ा था 1952 में। 1952 में राव बीरेंद्र सिंह ने पहला चुनाव कहां से लड़ा था? रेवाड़ी से लड़ा था। ये हार गए थे। और 1952 में ना राव किसान मजदूर पार्टी की स्थापना 1952 में चुनाव हारते ही राव बीरेंद्र सिंह ने की थी। यह आपको बहुत ध्यान रखना है गौर से। किसान मजदूर पार्टी की स्थापना राव बीरेंद्र सिंह ने की थी। ये अंग्रेजों के टाइम में ना, जो अंग्रेजों की सेना थी ना, उसमें भी है ना ये ऑफिसर के पद पे कार्यरत रह चुके हैं राव बीरेंद्र सिंह जी। और राव बीरेंद्र सिंह ने ना आईपीएस की परीक्षा पास की थी। कब की थी परीक्षा पास? 1950 के में की थी और 49-50 में की थी। और 1950-51 के अंदर ही है ना ये जो टीए है ना, टेरिटोरियल आर्मी, इसमें भी ये ऑफिसर के पद पे कमीशन हो चुके थे, परंतु उन्होंने ये कौन सी नौकरी ज्वाइन नहीं की। किसान मजदूर पार्टी बना ली स्थापना 1952 में। उसके बाद ये चुनाव जीते थे। कहां से जीते थे चुनाव? राव बीरेंद्र सिंह जी चुनाव जीते थे 1954 में। कहां से जीते थे? अंबाला से निर्दलीय जीते थे। ये ध्यान रखना है। और 1977 में ना, 1977 में ये अटेली से चुनाव जीते थे। अटेली से चुनाव। और 1996 में ना ये चुनाव हार गए थे महेंद्रगढ़ से चुनाव हार गए थे। उसके बाद इन्होंने राजनीति संन्यास ले लिया था 1996 के बाद में। और अगर जब ये ना हरियाणा के सीएम बने थे ना 1967 में, तब इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा था? पेटौदी से चुनाव लड़ा था। अच्छा सा ये क्वेश्चन पूछ सकती है। 1967 में उन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी के टिकट पे, जो खुद की पार्टी बनाई थी, इसी पे चुनाव लड़ा था। और वो कौन सी पार्टी है? ये हरियाणा का पहला है ना इलेक्टेड
सीएम था। वैसे तो डॉक्टर पंडित भगवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले सीएम, परंतु निर्वाचित सीएम है ना, अगर आज है ना तो पहले राव बीरेंद्र सिंह थे, और गैर कांग्रेसी सीएम आ जाए तो भी राव बीरेंद्र सिंह थे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पटौदी से इन्होंने चुनाव लड़ा 1967 में और इलेक्टेड थे। हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका विलय कब कर दिया था? 1978 में इसका विलय कर दिया था कांग्रेस में। ये आपको गौर करने की बात है। और 1996 के बाद इन्होंने महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ने के बाद राजनीति संन्यास ले लिया था, और 1989 में इन्होंने क्या बनाया? रेवाड़ी जिला बनवाने में योगदान दिया। रेवाड़ी जिला बनवाया। तो रेवाड़ी जिले का वर्तमान में एरिया कितना है? 1594 स्क्वायर किलोमीटर में बता चुका हूं पिछली क्लास में। रेवाड़ी का एरिया 1594। रेवाड़ी की जनसंख्या कितनी है? 900-332 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ये भी 2011 का आंकड़ा 900-332 रेवाड़ी की जनसंख्या है, और 1989 में रेवाड़ी जिला बनाने में इनका योगदान था। और इनका जो ये राव बीरेंद्र सिंह है ना, इन्हीं का वो है कौन? इनका पुत्र है राव इंद्रजीत सिंह, जो वर्तमान में गुरुग्राम से है ना बीजेपी की टिकट से क्या बने हुए हैं? संसद एमपी बने हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे की है ना, कहां की जेल में ना नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी? अंबाला सेंट्रल जेल में। अंबाला सेंट्रल जेल। अंबाला सेंट्रल जेल में इसको नथुराम को फांसी दे दी गई थी। आपको ये ध्यान रखना। तो ये नथुराम गोडसे जी किसका वध किया था? इन्होंने है ना 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी थी। किसको? गांधी जी को गोली मार दी थी। महात्मा गांधी जी को इन्होंने गोली मार दी थी। और ये नथुराम जी का ना कौन सी आरएसएस से इनका संबंध था? आरएसएस से इनका नथुराम जी का संबंध था, परंतु इन्होंने आरएसएस भी ना किसी आपसी मतभेद के कारण छोड़ दी थी। नथुराम जी का जन्म की बात करें तो 19 मई 1910 को इनका जन्म पुणे में हुआ था। नथुराम जी का जन्म 1910 को पुणे में हुआ था। और इनको फांसी कब दी गई थी? 15 नवंबर 1949 को इनको फांसी दे दी गई थी अंबाला जेल में। अब नथुराम के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो इनके जो पिताजी थे, उनके जितने भी पुत्र हुए ना या पुत्रियां हुई, उनमें से कोई जीवित नहीं बचा। तो नथुराम जी का जन्म हुआ। तो नथुराम जी का जन्म हुआ तो इनको है ना नाथ में है ना इसको पिरो दिया था। नाथ में मतलब जो लड़कियां पहनती है ना बाली वगैरह, ऐसे इनके नथुराम जी के है ना नाक में बाली पहना दी थी। तो इनका नथुराम का बचपन का जन्म क्या था? रामचंद्र था। नथुराम का जन्म क्या बचपन का नाम क्या था? परंतु इनके बचपन में क्या पहना दी थी? नाक में एक बाली पहना दी थी। बाली नाक में इनका नाक बेन दिया था। उसके बाद में इनको नथुराम के नाम से जाने लगा। वो नथ थी ना नाक में, वो इनके पहना दी थी। उसके बाद से इनको नथुराम के नाम से जाने लगा। ये आपको गौर करने की बात है, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, नथुराम के बारे में। तो इनको फांसी दे दी गई थी इसके अंबाला जेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑनलाइन पेपरों में कौन सा था। अगला क्वेश्चन था अपनी विनेश फोगाट। इनका संबंध पूछ रखा कौन से जिले से है। विनेश फोगाट का जन्म, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ध्यान रखना। पहले इनका गांव कहां था? भिवानी जिले में था। वर्तमान में इनका बलाली गांव है ना, बलाली गांव चरखी दादरी जिले में आता है। कहां आता है? चरखी दादरी में। चरखी दादरी ऑप्शन नहीं होना तब भिवानी टिक कर देना। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 को। 25 अगस्त 1994 को जन्म हुआ था। इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला था? अर्जुन पुरस्कार ये मिला था 2016 में कुश्ती के लिए, कुश्ती गेम के लिए। और इनके बारे में, विनेश फोगाट के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है। पहले 48 किलो वेट कैटेगरी में खेलती थी, परंतु जो एशियन गेम में जो पदक जीता है ना, वो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले 48 किलो वेट कैटेगरी में खेलती थी, परंतु वर्तमान में 50 किलो वेट कैटेगरी में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इसमें अपने एशियाई गेमों में, जो अपने जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। ये आपको विनेश फोगाट के बारे में ध्यान रखना है। और ये फोगाट सिस्टर में से है। इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 2016 में मिला। इनका जन्म और बलाले गांव चरखी दादरी में पड़ता वर्तमान में। आपको ये है ना गौर से बातें याद रखनी है। अगला ऑनलाइन क्वेश्चनों का देखते हैं कि कौन सा है। सर छोटू राम के बारे में बात कर रहे हैं अभी।
दीनबंधु सर छोटूराम की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का हाल में अनावरण कहां किया गया है? सर छोटूराम की मूर्ति, सर छोटूराम। इनका जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को हुआ था। 24 नवंबर 1881 को सर छोटूराम जी का जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। इस मूर्ति का ना, ये मूर्ति कितने फुट की थी? ये मूर्ति की थी 64 फुट की। और सर छोटूराम जी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सुखीराम। पिता का नाम क्या था? सुखीराम था। और माता जी का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? सीरिया देवी। और इनके दादाजी का नाम क्या था? दादाजी का नाम बताओ क्या था? राम रतन। इनके दादाजी का नाम राम रतन था। ये कुछ इनके बारे में था। और इन्होंने है ना, इन्होंने वकालत की पढ़ाई कहां से की है? इन्होंने वकालत की पढ़ाई की है आगरा कॉलेज से। ये आपको ध्यान रखना कि इन्होंने वकालत की पढ़ाई कहां से की है? आगरा कॉलेज से की है वकालत की पढ़ाई। और इन्होंने जो दिल्ली का सेंट स्टीफेंस कॉलेज है ना, वहां से इसने है ना 1905 में क्या किया है? 1905 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से क्या किया है? दिल्ली से संस्कृत विषय में क्या किया? ग्रेजुएशन किया है। देखो 1905 में तो ग्रेजुएशन करी, बट 1905 से 1907 के बीच में ना, ये एक राजा था कोई, मेरे को ध्यान नाम नहीं है, उसके अधीन है ना ये सचिव की नौकरी करते थे। कोई राजा था, उसके अधीन है ना ये सचिव की नौकरी करते थे 1905 से 7। फिर 1907 से है ना, 1907 से 1910 तक इन्होंने आगरा के कॉलेज से क्या किया है? ग्रेजुएशन वो किया है। इन्होंने क्या है? लॉ की डिग्री की है, LLB की है। ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली आगरा के कॉलेज से इन्होंने क्या? LLB की है। और 1900 ये आपको लिख लेने हैं। अब आगे चलते हैं। इन्होंने 1912 में क्या शुरू की थी? वकालत शुरू की थी। लाला लालचंद के साथ मिलकर वकालत शुरू की इन्होंने 1912 में। और इसके बाद 1913 में ना जाट एंग्लो वैदिक स्कूल नींव रखी। कहां रखी? रोहतक में। और 1916 में ना इन्होंने क्या किया? जाट गजट समाचार पत्र इन्होंने 1916 में। और 1916 में इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। कांग्रेस पार्टी क्या किया था? ज्वाइन किया था। और इन्होंने क्या किया? 1920 में है ना कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से इन्होंने। और 1923 में इन्होंने क्या किया था? यूनियनिस्ट पार्टी इसका गठन किया था। किसके साथ मिलकर? फजली हुसैन के साथ। फजली हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। इसके बारे में बहुत सारी है। और इनका इन्होंने है ना ये किसानों मजदूरों के लिए भी है ना एक्ट बनाया था। और इन्होंने मंडी एक्ट भी बनाया था 1938 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने बिलासपुर के राजा के साथ है ना बाखड़ा इसके नहर के लिए है ना इन्होंने साइन किए थे 1938। और उसके बाद 9 जनवरी 1945 को इनका क्या हुआ था? मृत्यु हो गई थी लाहौर में। कभी पर्सन आ जाए ना, और इनकी जो निवास स्थान है ना रोहतक में, उसको प्रेम निवास या नीली कोठी या प्रेम निवास बोलते हैं। कभी प्रश्न आ जाएगा ना कि इनकी मृत्यु कहां हुई थी, तो लोग है ना रोहतक टिक लगा देंगे बहुत सारे। मैं बहुत बार ऑप्शन दे देता हूं ना, तो इसके चौधरी छोटूराम से रिलेटेड जो क्विज वगैरह में तो है ना टिक लगा देते हैं रोहतक कोई। हालांकि हकीकत में ये नहीं है। इनका मृत्यु कहां हुई थी? लाहौर में हुई थी। आपको ध्यान रखना है। और मैंने छोटूराम के बारे में मोस्टली सारी डिटेल बताई। नीलो कोठी प्रेम निवास जो अच्छा बार बार क्वेश्चन रिपीट करती है, उनके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑनलाइन पेपरों में कौन सा था। एनएसजी के बारे में पूछ रखा है। एनएसजी का हेडक्वार्टर हरियाणा में कहां है?
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं एनएसजी को भी, जो पैरा कमांडो देती है एनएसजी, नेशनल सुरक्षा गार्ड, नेशनल सुरक्षा गार्ड। इसकी स्थापना 1984-85 में हुई थी। और अपने मानेसर में क्या है, मानेसर में ट्रेनिंग सेंटर है। और क्या ये मानेसर ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है, ये अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में पड़ता है, अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में, पहाड़ियों की तली में ये पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है एनएसजी के बारे में, यही इन्होंने क्वेश्चन दे रखा था। अगला क्वेश्चन कौन सा है, दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणवी रागनी और शान के लिए कौन सा सम्मान दिया। सूर्य कवि बोलते थे लक्ष्मीचंद जी को, लक्ष्मीचंद ऑप्शन में दे रखा, यही सूर्य कवि लक्ष्मीचंद की बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1903 में। बहुत सारी किताबों में 1901 भी दे रखा, परंतु मैंने सही 1903 माना। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1948 में। कौन से गांव में उनका जन्म हुआ था, जाट्टी कला, जाट्टी कला सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। इनके पुत्र का क्या नाम है, तुलेराम कौशिक, जो कि एकमात्र है ना सांगी हैं जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, पद्मश्री से सम्मानित है ना, एकमात्र ये है सांगी हैं लक्ष्मीचंद। और लक्ष्मीचंद है ना, इसकी संगीत और कला यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, सोनीपत में बनेगी, अटेरना सोनीपत में मिलेगी, बनेगी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इन्होंने लक्ष्मीचंद का एक श्लोक था कि सारे के प्रकाश कलु का ना कच्चा घर पावेगा, वेद शास्त्र उपनिषदा ने ना जाननिया पावेगा, गऊ लोप हो जाएगी दुनिया में ते ना पालनिया पावेगा, मदिरा मांस नशे का सेवन ईसा वक्त आवेगा। मतलब इस श्लोक का मतलब क्या है, इस श्लोक का मतलब यह है कि हर जगह है ना, मतलब प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, मतलब अंधेरे के नाम निशान नहीं होगा कहीं भी। और वेद शास्त्रों और उपनिषदों को है ना जानने वाला या उनको पढ़ने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और गऊ लोप हो जाएगी दुनिया तक ना पालनिया पाओगा, मतलब गऊ है ना गाय, वो हर जगह से लोप हो जाएगी, उनको पालने वाला भी नहीं पाएगा। देख लो आज के दिन कितनी गौशालाएं बनी हुई हैं और कहीं कितनी गऊ है ना आवारा घूमती रहती हैं। बिल्कुल सही लिखी हुई थी। और मदिरा मांस नशे का सेवन ईसा वक्त आएगा। देख लो मदिरा मांस, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो, मतलब बहुत रेयर बंदे हैं जो फुल्ली वेजिटेरियन हो, फुल्ली वेजिटेरियन, बहुत ही कट्टर वेजिटेरियन ना, बहुत ही कम बंदे हैं। मतलब मोस्टली लोग ना मदिरा और मांस का सेवन करते हैं। देख लो अगला क्वेश्चन था एम्प्टीनेस गाना, ये किसने लिखा था या किसने गाया था, गजेंद्र वर्मा। एम्प्टीनेस गाना, एम्प्टीनेस, गजेंद्र वर्मा। इनका संबंध है ना कौन से जिले से, हरियाणा के सिरसा जिले से, बस इतना याद रखना। अगला कौन सा था, हथनीकुंड बैराज कौन सी नदी के किनारे बनाया गया है, हथनीकुंड, ये है ना यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है, यमुना नदी। हथनीकुंड बैराज कहां है, ये यमुना नदी में बनाया गया है। ये कहां है हथनीकुंड बैराज, ये है यमुनानगर जिले में। और यमुना नदी, मैंने एक दिन बताया था कि यमुना नदी ने कितने किलोमीटर पहाड़ों में बहती है, तो ये बहती है 152 किलोमीटर पहाड़ों में। ये कलेसर में आके ना मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और हरियाणा के कौन कौन से जिलों से बहती है, ये हरियाणा के 6 जिलों से बहती है। सबसे पहले यमुनानगर में प्रवेश करती है, उसके बाद करनाल में आती है, उसके बाद पानीपत में आती है, उसके बाद सोनीपत में आती है, उसके बाद फरीदाबाद में आती है, और फिर पलवल के हसनपुर से है ना ये यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। और मैंने एक क्वेश्चन और बताया था कि ये है ना यूपी के कौन कौन से जिलों के बीच है ना सीमा बनाती है। हरियाणा में तो बनाई दी इसने, यूपी हरियाणा और उसके यूपी के बीच में, परंतु यूपी के बुलंदशहर और एक जिला और था उसके बीच में ना ये अलीगढ़, बुलंदशहर और अलीगढ़ जिले के बीच में ना ये यूपी में भी सीमा बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और पलवल के हसनपुर से ना यूपी में प्रवेश कर जाती है। और इसकी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मैंने बताई थी कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल है, जो मध्य प्रदेश के कहां से, मऊ से निकलती है। और उसके ऊपर राजस्थान में 3 से याद रखना है, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ में, जिसकी 18 मीटर के आसपास ऊंचाई है। ये मैंने आपको बताया था फैक्ट। और इसके ऊपर यमुना नदी के ऊपर एक बांध और है, इसमें फरीदाबाद में अनंतपुर बांध है, जो जिसको ग्रेविटी बांध बोलते हैं। ये बांध भी इसी यमुना नदी के ऊपर है। और हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, इनमें से कौन सी है ना, इन्होंने दे रखा है कि खरीफ की फसल नहीं है, तो इन्होंने अच्छा सा सीन है ना गलत आंसर दे दिया। इन्होंने ना ऑप्शन क्या दे रखे थे खरीफ की फसल के बारे में, ऑप्शन दे रखे थे इन्होंने मक्का, जूट, बाजरा, मूंगफली। मक्का, जूट, बाजरा, मूंगफली, सभी ये ना क्या है, खरीफ की फसलें हैं हरियाणा की।
परंतु जूट है ना हरियाणा में नहीं होता। जूट सबसे ज्यादा कहां होता है बताओ? पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा कहां होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है एक नंबर पे। और दूसरे नंबर पे सब जूट कहां होता है? बिहार में होता है। और अगर वर्ल्ड की बात करें सबसे ज्यादा जूट कहां होता है? बांग्लादेश में होता है। सबसे ज्यादा जूट कहां होता है? बांग्लादेश में होता है। विश्व की बात करें तो इंडिया की बात करें पश्चिम बंगाल में, तो दूसरे नंबर पर बिहार में होता है जूट। हरियाणा में कोई जूट नहीं होता। परंतु अच्छा सस्ती क्या है, ये इन्होंने मक्का आंसर दे दिया भाई। परंतु रिवाइज आंसर की में है ना ये आंसर इसको उत्तर को चेंज करेंगे। आईटी सेक्टर के ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन है, तो मक्का आंसर दे दिया, परंतु इनका इसको उत्तर को चेंज करना पड़ेगा जूट। ये पेपर तो दिन में से बनाते हैं भाई, और रात को है ना कुछ एक दो पैग वैग मार के ना इसकी आंसर की सेट करते हैं, ताकि बच्चों का हो जाए दिमाग खराब। ये एचएसएससी वालों का खेल है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डोसी की पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में है? डोसी। डोसी की बात आ गई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर है डोसी की पहाड़ियों की। ये कहां पड़ती है? महेंद्रगढ़ जिले में पड़ती है। महेंद्रगढ़ जिले के जो नारनौल है ना, उससे कहां पड़ती है? दक्षिण पश्चिम में पड़ती है। नारनौल के दक्षिण पश्चिम में लगभग 9-10 किलोमीटर ये कहां पड़ती है? कुलताजपुर गांव में। कुलताजपुर गांव में डोसी की पहाड़ी पड़ती है। कभी भी डोसी की पहाड़ी पे जाओ ना, तो कुलताजपुर की साइड से मत जाना। इस साइड से जाओगे ना चढ़ाई ज्यादा पड़ेगी। अगर आप दूसरी अपोजिशन साइड से जाओगे ना, आगे रोड जाता है, और अगर उस साइड से जाओगे ना दूसरी साइड से, वहां इसके हाफ तक तो है, वहां तक तो व्हीकल ही लेके चले जाते हैं। परंतु मोस्टली जनता जो जाती है ना, ये कुलताजपुर गांव की साइड से जाती है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब ऊंचाई पड़ जाती है इस साइड से चढ़ते हैं तो। परंतु उस साइड से जाओगे ना दूसरी साइड से, तो आपको चढ़ने में आसानी होगी कभी अगर यहाँ डोसी की पहाड़ियों पर कुलताजपुर जाओ तो। ये आपको मैंने बता दिया है। इसी के ऊपर है ना भीम का पांव लगा हुआ है। भीम का पांव लगा हुआ, एक शिला है उसके ऊपर भीम का पांव लगा हुआ है। ये भी यहीं लगा हुआ है डोसी में। ये चौवन ऋषि का आश्रम था। चौवन ऋषि का आश्रम था। चौवन ऋषि को ना भार्गव समुदाय से जोड़ा गया है। भार्गव समुदाय से जोड़ा गया है चौवन ऋषि को। चौवन ऋषि को किससे? भार्गव समुदाय से जोड़ा गया है चौवन ऋषि को। और यहीं पे है ना इसके गौरी शंकर मंदिर हैं, और ऊपर और भी मंदिर हैं 1-2-3 जो इसके डोसी की पहाड़ियों के ऊपर ही। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 652 मीटर मैंने बता दी। और जो अरावली का जो क्षेत्र है ना, अरावली कितनी % हिस्सा है हरियाणा में? अरावली का बताओ कितने? 1.67% हिस्सा अरावली का है। और शिवालिक अरावली का 3.09% है। और शिवालिक का कितना है हरियाणा में? शिवालिक का कितने % हिस्सा है? 1.67% हिस्सा है। और शिवालिक का अंबाला में कितने % हिस्सा है? अंबाला में बताओ 0.20% हिस्सा इसका कहां है? अंबाला में है। और अरावली का 3.09। अरावली सबसे ज्यादा कहां है? गुरुग्राम में है, ये आपको ध्यान रखना है। और शिवालिक सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा शिवालिक पंचकुला में। उसके बाद कहां है? उसके बाद है यमुनानगर में। और उसके बाद कहां है? ये अंबाला में है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों जिलों में ज्यादा फैली हुई है। और अरावली की पहाड़ियां पहले गुरुग्राम में है, उसके बाद मेवात में है, फिर महेंद्रगढ़ में है, और फिर पलवल में, फरीदाबाद में, कई जिलों में फैली हुई है शिवालिक की पहाड़ियां। हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। हरियाणा में जो हाईकोर्ट है ना, उसके जो न्यायाधीश है ना, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु। हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना 1919 में लाहौर में हुई थी। और 1947 में इसको कहां ट्रांसफर कर दिया? शिमला में। और 1955 में कहां ट्रांसफर कर दिया? इसको चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था कि ये जो हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट है ना, कल रखे पूछा था कि ये है ना चंडीगढ़ में कब आई थी? 1955 में आया था ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे है ना पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जो पहला जो जज था ना, वो रामलाल था। ये कहां से? रामलाल कहां से था? रेवाड़ी से था। और ये बनाना हरियाणा वाला 1966 में के बाद में कौन सा था? ये था राम मेहर। और जब ये चंडीगढ़ में आया ना, तब था एरिक वेस्टन। कौन था? एरिक वेस्टन। ये चीफ जस्टिस था एरिक वेस्टन 1955 में, जब ये ट्रांसफर हुआ जब। और 1966 में कौन था? राम मेहर था। ये आपको थोड़ा गौर करना है। और वर्तमान में कौन है? रविशंकर झा।
मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि ये कौन से नंबर के जज हैं वर्तमान में। और इनके जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इनकी 62 वर्ष इनकी उम्र होती है, 62 वर्ष ये होती है हाई कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, इंडिया में एक ही है सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, उसमें कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। ये आपको गौर से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ये तो आपको पता होगा। हरियाणा का राज्य फूल पूछ रखा भाई। हरियाणा का राज्य फूल, हरियाणा का राज्य फूल क्या है? कमल है। हरियाणा का राज्य पशु काला हिरन है। पेड़, हरियाणा का राज्य पेड़ पीपल का पेड़ है। और पीपल के पेड़ को क्या बोला जाता है? बो का पेड़। ये आईटी इंस्ट्रक्टर में एक बार दे दिया था, बो का पेड़ हरियाणा का, ये उत्तर मान लिया था, बो का पेड़, पीपल के पेड़ को बो का पेड़ बोला जाता है। और हरियाणा के बारे में और क्या है? फूल हो गया, पशु हो गया, पेड़ हो गया। और हरियाणा का खेल, हरियाणा का खेल कौन सा है? कुश्ती है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें ना, देखो एक बार है ना, मैंने पहले भी 2-3 बार बताया है, एक बार हरियाणा गुजरात की साक्षरता दर पूछ ली, गुजरात का लिंगानुपात पूछ लिया, तो इनका कोई भरोसा नहीं है ये क्या पूछ ले। तो अब मैं ना इसी कड़ी में ना मैं आपको राजस्थान की बता देता हूं। सबसे ज्यादा सीमा लगती है ना हरियाणा के राजस्थान के साथ में, 1262 किलोमीटर। 7 जिले हरियाणा के लगते हैं, 7 जिले राजस्थान के लगते हैं। राजस्थान का जो राज्य फूल है ना, वो है रोहिड़ा का फूल। किसने देखा हुआ है रोहिड़ा का फूल? बचपन में मैं तो ना रोहिड़ा के पेड़ के ऊपर चढ़ गया ना, उसके फूल से ना वो रस पीता था, जो कि मीठा होता है रोहिड़े का फूल। और राजस्थान का खेल कौन सा है? खेल ये है बास्केटबॉल। राजस्थान का खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। और राजस्थान का पेड़ कौन सा है? पेड़ है जांडी का पेड़, जांडी का पेड़। और राजस्थान का एरिया कितना है? कितना है बताओ? 34, 22, 39 स्क्वायर किलोमीटर ये राजस्थान का एरिया है। सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद में कौन सा है एरिया वाइज? उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद महाराष्ट्र होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश। ऐसे है ना, ये आपको ध्यान रखने थोड़ा सा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। देवी रूपक योजना के बारे में बात करिए। हरियाणा जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना है देवी रूपक योजना का लक्ष्य। फागुन मास में किया जाने वाला नृत्य फाग नृत्य है भाई, फागुन में जो नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों यही मेन जो क्वेश्चन थे ना अपने हरियाणा के ऑनलाइन पेपरों में आए हुए थे, ये इन्हीं को ना इसी सीरीज को अभी समाप्त करते हैं यहीं, और अगले नए टॉपिक के साथ है ना जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।